देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो नाम में जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है, किसी भी सिस्टम की रिजर्व रहती है। ऐसे ही अ, ये जो मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो ये कहता है कि अगर किसी सिस्टम में बाहर से कोई फोर्स न लग रहा हो, बाहर से मतलब एक्सटर्नल फोर्स न लग रहा हो, एक्सटर्नल फोर्स जब न लगे तो उस सिस्टम का भी जो टोटल मोमेंटम है, उस सिस्टम का टोटल मोमेंटम वो भी कंजर्व रहता है, यानी कि सुरक्षित रहता है। मोमेंटम कम या ज़्यादा नहीं होता है, मोमेंटम फिक्स होता है। तो इसको हम समझेंगे, कोलाइजन के प्रिंसिपल से समझते हैं। कोलाइजन यानी होता है दो वस्तुओं का या दो या अधिक वस्तुओं का आपस में टकराना। दो, जैसे सड़कों पर एक्सीडेंट हो जाते हैं तो गाड़ियों का कोलाइजन होता है। कोलाइजन मतलब टक्कर, ठीक है। कैरम खेलते हैं हम लोग, कैरम बोर्ड, तो गोटियों का आपस में टक्कर होता है। तो कोलाइजन मतलब जहाँ दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कोलाइजन। बादल, बादलों का कोलाइजन, हाँ वेरी गुड, गुड एग्जाम्पल। ज़्यादा टकराते हैं, ज़्यादा कोलाइजन हो जाते हैं ना वहाँ पे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, बराबर रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये दो ऑब्जेक्ट आपके पास है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी। इसके मास को कह देता हूँ एम ए, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए। इसका मास को कह देता हूँ मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी। ये बेचारा चल रहा है यू ए वेलोसिटी से, और ये चल रहा है यू बी। यू यू इसलिए लिखा क्योंकि इनकी इनिशियल वेलोसिटीज है, नीचे ए लिखा क्योंकि ऑब्जेक्ट ए के लिए मैं लिख रहा हूँ, तो यू ए, यू बी मतलब ऑब्जेक्ट बी की इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। मान लो इसकी वेलोसिटी अगर ज़्यादा है, ये अभी एक एक लाइन में आगे पीछे चल रहे हैं, ठीक है, आगे ये चल रहा है, पीछे ये चल रहा है। अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है तो क्या होगा, जाके बी को टक्कर मारेगा, ठीक है। तो अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है ना, तो ये जा करके इसको टक्कर मार देगा, ये टक्कर मार दिया, टक्कर मारेगा तो ये उस पर फोर्स लगाएगा, वो इस पर भी लगाएगा, दोनों एक दूसरे पर लगाएंगे। जैसे मेरे को कोई टक्कर मारेगा तो मैं ऐसे करके ठकेला जाऊंगा क्या, नहीं भाई, उसको मेरे को टक्कर मारने के लिए मेरे वेट के जितना उसको फोर्स लगाना पड़ेगा ना। इसका मतलब क्या है कि मेरा वेट उसके द्वारा लगाए गए फोर्स का विरोध तो करेगा, यानी कि जैसे मैं दीवार है मान लो, अब मैं इसको ढकेलना चाहता हूँ, क्यों नहीं ढकेला रही है, क्योंकि हाँ उतना फोर्स नहीं लगा रहा हूँ ताकि मैं इसको ढकेल सकूँ। और दूसरा ये है कि मेरे द्वारा लगाए गए फोर्स के बराबर ये उतना फोर्स बराबर मेरे को दे रही है, तभी नहीं ढकेला पा रही है। जैसे ये, और ये बुक है, अब मैं इसको सरका पा रहा हूँ, और कोई वो बड़ा सा पत्थर रख दूँ जिसको मैं नहीं सरका पा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि वो इतना फोर्स मेरे को भी लगा रहा है, तभी तो मैं उसको नहीं सरका पा रहा। ये है, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? मतलब जब एक्शन हो और अपोजिट में क्या हो, रिएक्शन हो, तब काम, तब बात बैलेंस में होती है। ऐसे जैसे ना, ये दोनों जाके टकरा गए, टकरा गए तो जहां कांटेक्ट है ना, वहां दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। ये उस पर जो फोर्स लगाएगा ना, उस पर, उसको बोलेंगे F21 बोल देता हूँ, या बी ए बोल देना, एफ बी ए, क्या बोल देंगे, बी ए। बी ए बोलने का मतलब क्या है, बी पर ए के द्वारा लगाया गया फोर्स, ठीक है। और जो वो इस पर लगाएगा उसको बोल देना एफ ए बी, एफ। आगे बढ़ेगा जरूर, नहीं अभी देखना, हाँ देखना, अभी अभी ये वापस अलग होंगे ना, जैसे टक्कर, कार की टक्कर हुई और चिपक के तो नहीं चलेंगे, वापस पीछे होंगे, है ना, अभी अभी अलग होंगे ना इन लोग। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब इन लोग टकराए, टक्कर के समय की बात है। हाँ, सामने से करें चाहे एक के पीछे एक करें, जहाँ टक्कर होगी ना वहाँ रिएक्शन फोर्स भी लगेगा। रिएक्शन बोलने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कार, एक कार को पीछे से कार ठोक दी, ठीक है, सामान वामान क्यों टूटा बताओ भला, कांच वाँच टूटता है ना, क्यों टूटता है बताओ, क्योंकि क्योंकि कोई आ रहा है टकराने, ठीक है, कोई आ रहा है टकराने,
अब मैं एकदम ऐसे करके अड़ी खड़ा हूँ, मैं हटने का नाम ही नहीं ले रहा हूँ, या मैं एकदम सॉलिड चीज़ हूँ, वो टकराएगा तो क्या होगा, उसकी भी कुछ चीज़ें टूटेंगी। मान लो कोई गाड़ी आ रही है तो टकरा रही है, एक मैं दूसरी गाड़ी हूँ मान लो, वो जैसे ही टकराएगा तो कांच वाँच क्यों टूट रहा है, क्योंकि मेरे वेट के जितना फोर्स उस पर लग रहा है, तभी उसकी भी चीज़ें टूट रही है ना। अब मैं ऐसे बहुत हल्का चीज़ हूँ तो तोड़ के मेरे को निकल जाएगी, उसका कुछ नुकसान नहीं होगा। क्यों? उसका कुछ नुकसान तब नहीं होगा जब उसके वेट की जितना होता है, उसके एक्शन की जितना मैं रिएक्शन ना दे पाऊंगा। अगर मैं भी कोई बड़ी भारी चीज़ हूँ और वो मेरे को टकरा रही है तो उसका नुकसान नहीं होगा, उसका भी होगा, टकराएगी तो कहाँ। क्यों 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 उसका नुकसान होगा? क्योंकि वो जितना एक्शन मुझ पर डाल रही है उतना अपोजिट रिएक्शन मेरे द्वारा भी उसको दिया जा रहा है। अब मैं इसको मुक्का मारूंगा तो लगेगा, मेरे को नहीं लगेगा। दीवार में मुक्का मारूंगा तो लगेगा ना। क्यों? एक्शन दे रहा हूं मैं, लेकिन ये ऐसी चीज है जो रिएक्शन भी देगी मेरे को वापस ना, रिएक्शन, तो ये रिएक्शन देगा इसको वापस। तो टकराने के बाद ना दोनों की वेलोसिटीज जब इन दोनों अलग अलग होते हैं, मास तो चेंज नहीं होगा, एम ए भी, इसका मास एम ए और इसका मास एम बी बना रहेगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी मान लो कितनी हो गई वी ए और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई वी बी। ये ऑब्जेक्ट बी और ये ऑब्जेक्ट ए। समझ में आया कि नहीं? देखो अब देखो, अब ना हमको क्या करना है, ए का मोमेंटम मतलब क्या बताया था मैं, मास इनटू वेलोसिटी। तो मैं ये बोल रहा हूं कि बिफोर कोलाइजन, क्या चीज, बिफोर कोलाइजन टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम देखते हैं। टोटल मोमेंटम मतलब ए का और बी का टोटल कितना था देखते हैं। ए का मोमेंटम मतलब ए का मास इंटू ए की वेलोसिटी, एम ए मतलब ए का मास, यू ए मतलब ए की वेलोसिटी, ये मोमेंटम बन गया। प्लस बी का मोमेंटम करने के लिए एम बी इंटू यू बी करना पड़ेगा। अगर मैं प्लस करूं मतलब मैं ए का मोमेंटम प्लस बी का मोमेंटम मतलब मैं टोटल मोमेंटम लिख दिया। ये टोटल मोमेंटम हो गया टकराने के पहले, टकराने के अब, ठीक है। अब इक्वल टू टोटल मोमेंटम टकराने के बाद कितना होगा बताओ, एम ए इंटू वी ए मास इंटू वेलोसिटी प्लस एम बी इंटू वी बी। तो टकराने के पहले टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू टकराने के बाद टोटल मोमेंटम। ये अपने को सिद्ध करना है एक्चुअली, इतना मैं अभी आपको सिद्ध करके बताऊंगा। कैसे सिद्ध करूंगा ये देखो, न्यूटन के नियम से क्या देखा हमने, एवरी एक्शन हैज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर हमारे पास एफ ए बी इक्वल होना चाहिए एफ बी ए, बट विथ अपोजिट साइन, यानी कि माइनस के साथ होना चाहिए। अच्छा बताओ एफ ए बी का मतलब क्या है, ए पर बी के द्वारा लगाया गया फोर्स, ए पर बी के द्वारा लगाया गया फोर्स, मतलब बल किस पर लग रहा है, ए पर लग रहा है। तो बल जब ए पर लग रहा है, फोर्स जब ए पर लग रहा है, और हम लोग पढ़े हैं न्यूटन के नियम में कि लगाया गया जो फोर्स है वो उस ऑब्जेक्ट के चेंज, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? हाँ, रेट ऑफ, पढ़े ना, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। फोर्स अप्लाइड इन एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम। ठीक है, तो बताओ ए के मोमेंटम में कितना चेंज आया। तो पहले उसका मोमेंटम कितना था, पहले उसका मोमेंटम था एम ए यू ए, बाद में मोमेंटम हो गया एम ए वी ए। तो चेंज जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना पड़ेगा, मतलब एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और ये जितने समय में ये काम हुआ उसका समय लिखना पड़ेगा। चलो ये मैं माइनस लगा दिया। अब ये एफ बी ए का मतलब ये है कि बी पर ए के द्वारा लगाया गया फोर्स, तो बी बी फोर्स लगाया जा रहा है बी पर, तो जिस पर फोर्स लग रहा है उसके मोमेंटम का चेंजेस लिखना पड़ेगा। तो बी का फाइनल मोमेंटम हो गया एम बी वी बी, और उसका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा एम बी यू बी। ठीक है, एम बी यू बी बी का पहले वाला मोमेंटम, और एम बी वी बी बी का बाद वाला मोमेंटम। तो ये हो गया, और अब तक करेक्ट, वेरी गुड, हाँ सही बात। तो टकराने के बाद मोमेंटम माइनस टकराने के पहले मोमेंटम, सेम इसका भी, बस ये आपको माइनस साइन के साथ लिखना है। और ये वाली चीज कहाँ से, ये वाली चीज अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू
थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। एवरी एक्शन हैज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। टी दोनों ओर से काट देता हूं मैं। अब एक काम करो, यहां पर आप क्या करो कि यू वाला एक साइड, वी वाला एक साइड करते हैं, चलो अपन, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा आपका एम ए वी ए, ठीक है, एम ए वी ए, यहाँ पे एम बी यू बी, अच्छा, ऐसा करते हैं। ये माइनस एम बी वी भी दिख रहा है, पहले तो टी टी काट देता हूँ मैं। ये एम ए वी एम ए यू ए, इस माइनस को अंदर गुणा करूंगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एम बी वी बी, और ये माइनस माइनस प्लस एम बी यू बी, क्लियर है। टी टी कट गया। अब आप क्या करो, आप ना यू वाला एक साइड और वी वाला एक साइड कर लो। यू वाला एक साइड मतलब कैसे बताऊँ, देख, ये माइनस एम बी वी बी है ना, उसको उधर भेज दे, ये एम ए वी है, सॉरी, ठीक है। तो वी वाला उधर है, और वी वाला इधर कौन है, ये है, उसको उधर भेज। और इधर यू वाला है ना, उधर से यू वाले को इधर भेज, मतलब वी वाला एक पक्ष में रख और यू वाला एक पक्ष में रख, ठीक है। तो एम ए वी ए पहले से उधर है, और उधर वी वाला ए वाला है, उधर उधर भेज, एम बी वी बी हो गया। उधर पहले से एम बी यू बी है, और इधर एम ए यू ए माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो मैं इसको इस सेट और इसको इस सेट लिख देता हूँ, ताकि मेरे पास u वाला इधर रहे, तो क्योंकि u वाला इनिशियल वाला है, v फाइनल वाला है, तो ऐसे मेरे को देखने में बनेगा बढ़िया। और ये वही चीज़ है जो हमने वहाँ लिखी थी, और ये चीज़ सिद्ध हो गई, और ये चीज़ हमने प्राप्त की इधर से, यानी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से मैंने चलते चलते आपको ये चीज़ बता दी। और ये कौन है पता है, देख, ये है मोमेंटम ऑफ ए टकराने के पहले, मोमेंटम ऑफ बी टकराने के पहले, और प्लस है, नहीं नहीं, ये दोनों हैं टकराने के पहले, टकराने के पहले ए का मोमेंटम, टकराने के पहले बी का मोमेंटम, और प्लस इसका मतलब टकराने के पहले टोटल मोमेंटम। ये टकराने के बाद ए का मोमेंटम, टकराने के बाद बी का मोमेंटम, यानी टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम, और दोनों बराबर दिख रहे हैं, मतलब मोमेंटम का कहीं नुकसान नहीं हुआ। टकराने के पहले भी टोटल मोमेंटम उतना ही था जितना कि टकराने के बाद है, यानी मोमेंटम कहीं भी नुकसान, लॉस या चेंज या नुकसान मोमेंटम का नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम हमारा क्या है, कंजर्व है, रिजर्व है, सुरक्षित है। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, समझ में आया? तो हो गया कंप्लीट। हाँ हाँ।